हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम टॉपिक टी लीफ कॉफ़ी सीड एंड कोका ड्रग पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर टी लीफ के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर दिया था कि हम इसमें 3 हर्बल मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टी लीफ, कॉफ़ी सीड एंड कोका लीफ, ये तीनों मेडिसिन जो बिलोंग करती हैं वो ऐसी मेडिसिन हैं तीनों की तीनों जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। देन इसमें स्टार्टिंग में हम इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं। तो इसका टी लीफ का जो सिनोनिम्स रहने वाला है फोलिया थिया इसका सिनोनिम्स रहने वाला है। फोलिया मीन्स एक तरीके का लीफ ही रहता है, लीफ को ही फोलिया नाम दिया गया है। फोलिया थिया इसका कॉमन नेम और सिनोनिम रहने वाला है। इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बारे में बात कर लें तो टी इज़ द लीफ बर्ड एंड लीफ ऑफ द प्लांट थिया साइनेंसिस। तो थिया साइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम रहने वाला है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, बायोलॉजिकल सोर्स मींस जिस प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, टी प्लांट की अगर बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ओवरऑल टी प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि थेराप्यूटिक एफिकेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वह बायोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर टी का जो प्लांट है उसके टी बर्ड्स एंड टी लीफ जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है बायोलॉजिकल सोर्स के लिए और थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लिए। तो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पर रहेगी टी लीफ एंड टी बर्ड्स और बॉटनिकल नेम रहेगा थिया साइनेंसिस। फैमिली इसकी थिएसिया इसकी फैमिली रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं लीफ बर्ड्स क्या होती हैं। लीफ बर्ड्स यहाँ पर आपको क्लियर इसमें बताया गया है। लीफ बर्ड्स मतलब बोल सकते हैं कि अपर पार्ट्स ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट ऑफ टी लीफ। तो सिंपल यहाँ के साथ में भी आपको क्लियर कर दिया है। ये जो ऊपर का अपर पोर्शन है जिसमें मिनिमम 3 और 4 लीव्स आ रही हैं, इसका जो अपर पोर्शन है इसको लीफ बर्ड्स बोला गया है और लीव्स मतलब सिंगल लीव्स बोला गया है। तो हमें ये जो टी की बायोलॉजिकल सोर्स है ये टी लीफ बर्ड्स और यहाँ पर लीफ सिंगल लीफ से भी प्राप्त हो सकती है। आगे अगर हम बात कर लें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट आर कैफीन। इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कैफीन है, जिसको हम ट्राई मिथाइल एक्जेंथिन नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो केमिकल है वो टेनिन्स है, जो कि 10 to 24% इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट केमिकल एडेनिन है, उसके बाद थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है एंड इट्स आइसोमर्स। कुछ आइसोमर्स होते हैं जैसे एक्जेंथीन एंड वोलेटाइल ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एक्जेंथीन एंड वोलेटाइल्स ऑयल्स जो प्रेजेंट हैं वो ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पर बताया भी गया है प्रेजेंट इन द ट्रेसेस अमाउंट। ये ट्रेसेस अमाउंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। परसेंटेज कंटेंट ऑफ कैफीन प्रेजेंट इन टी इज़ 1 to 5%। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैफीन की अगर बात कर लें, टी लीफ के अंदर जो कैफीन के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं या कैफीन जो प्रेजेंट होती है टी के अंदर, टी लीफ के अंदर, वो 1 से 5% तक ही प्रेजेंट यहाँ पर रहती है कैफीन। आगे इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी की अगर बात कर लें, टी लीफ की जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है या यूजेस हैं, तो इसमें बता रहा है प्राइम फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ टी इज एज ए कैफीन सोर्स। तो सबसे पहले तो टी लीफ एज ए कैफीन सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें से हमें कैफीन नाम का केमिकल कंपाउंड प्राप्त होता है। देन इसको और किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोड्यूस स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। अगर जो हार्ट के फंक्शंस हैं उनको हमें स्टिमुलेट करना है, बेसिकली जो हार्ट का फंक्शन है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में पंपिंग कराता है, इसके अगर फंक्शंस को इन्हांस करना है तो हम यहाँ पर टी लीफ यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं जो कि सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सिग्नल को एक्सेप्ट और वहाँ पर रिलीज कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेंसेशन के लिए जो नर्वस सिस्टम के जो सारे के सारे फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं या इन्हांस करा सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं हम टी लीफ लेने के बाद में। आगे अगर कैफीन की बात कर लें जो कि इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टी लीफ में, तो कैफीन ऑल्सो प्रोसेस
डायरेटिक एक्टिविटी बट comparatively to lesser extent than थियोब्रोमीन। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कैफीन होता है एज ए डायरेटिक एक्टिविटी भी शो करता है। डायरेटिक एक्टिविटी शो करता है मींस डायरेटिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है, अगर किसी मेडिसिन की डायरेटिक एक्टिविटी शो हो रही है किसी पेशेंट के लिए, मतलब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाना। डायरेटिक एक्टिविटी मतलब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाना। जब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ता है तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन भी वहाँ पर ज़्यादा होने लगता है। तो सिंपल एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ते हुए ज़्यादा होना मींस के डायरेटिक एक्टिविटी शो होना कैफीन की। और इसके कंपैरेटिवली बात कर लें तो यहाँ पर जो दूसरा केमिकल दिया है थ्रोबोनोमीन, इसका जो एज ए डायरेटिक होता है ये काफ़ी कम इफेक्ट शो करता है। आगे अगर देख लें हम इसके कंपेयर में लेसर एक्सटेंट देन, इसके कंपेयर में ये थियोब्रोमीन जो होता है ये एज ए डायरेटिक ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, बट यहाँ पर जो कैफीन है ये उतना ज़्यादा इफेक्ट एज ए डायरेटिक नहीं करता है। मींस के अगर हम थियोब्रोमीन मेडिसिन या केमिकल कंपाउंड लेते हैं तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैफीन। तो कैफीन जो है एज ए डायरेटिक यूज तो होता है बट काफ़ी कम इफेक्ट देखने के लिए मिलता है एज कंपेयर टू थियोब्रोमीन से अगर कंपेयर कर लें इसका तो। ठीक, आगे अगर हम बात कर लें नेक्स्ट यूज़ की तो नेक्स्ट यूज़ इसका बता रहा है इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रीटिंग डायबिटीज़ इंड्यूस ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस होने लगा है, दिखने में या विजुअल में प्रॉब्लम होने लगी है, दिखना कम हो रखा है, तो उसके लिए भी हम टी लीफ यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट करेंगे और इस चीज़ को ट्रीट करने में, बेसिकली ट्रीट करने के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। विच इज़ एन एंजियोजेनिक रिलेटेड कंडीशंस। हाँ, एंजियोजेनिक रिलेटेड कंडीशंस मींस एक एंजियोजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स क्रिएट होती हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात कर लें, इट ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इन जेरिएट्रिक। तो यहाँ पर जेरिएट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्रिएट हो रही है या इसके थोड़े बहुत लक्षण या रिस्क फैक्टर आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए टी लीफ का यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं? इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो होती हैं, इस्केमिक जरूरी नहीं है हार्ट में ही क्रिएट होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में इस्केमिक क्रिएट हो सकता है। तो इस्केमिक डिजीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। तो जिस पर्टिकुलर या जिस बॉडी के पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाए, ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी रुक जाती है, अगर ऐसी कंडीशंस देखने के लिए मिलती है तो वहाँ पर जो एरिया प्रोड्यूस होगा वो इस्केमिक एरिया होगा। और यहाँ पर हम हार्ट डिजीज़ को लेके कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब हार्ट के पर्टिकुलर एक हिस्से में या एक पार्ट में ब्लड की सप्लाई न होने की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्रिएट होती है। और ये ज़्यादातर जेरिएट्रिक पेशेंट में देखने के लिए हमको मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लें। इससे पहले जो हमने मेडिसिन पढ़ी है टी लीफ, अगर उसमें कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन कॉफ़ी सीड रहने वाली है। इसके कॉमन नेम या इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो यहाँ पर इसका सिनोनिम कॉफ़ी सीड रहने वाला है, कॉफ़ी बीन रहने वाला है। अब यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि कॉफ़ी सीड क्या है और कॉफ़ी बीन क्या है। ये बेसिकली तो सिमिलर होते हैं, कॉफ़ी बीन और कॉफ़ी सीड सिमिलर हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि बीन आर सीड। हाँ, बीन जो होती है वो सीड होती है, बट जो सीड होती है वो बीन नहीं। उसको कंप्लीटली हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो सीड होती हैं वो सारी की सारी बीन्स हैं, पर बीन्स जो होती हैं वो एक तरीके का पार्ट ऑफ सीड ही होता है। उसके बाद में और अगर इसको बताएं तो इसमें जो सीड होती हैं या जितनी भी प्लांट की सीड्स होती हैं वो एक तरीके से रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है प्लांट का, बट जो बीन्स होती हैं ना वो स्पेसिफिक वेरिएंट होती हैं। तो यहाँ पर इसके कॉमन नेम कॉफ़ी सीड एंड कॉफ़ी बीन्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात कर लें तो इसमें बता रहा है इट इज़ ड्राइड रिप सीड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कॉफ़ी एरेबिका। तो ये एरेबिका जो है, कॉफ़ी एरेबिका जो है, ये इसका बॉटनिकल नेम है और बायोलॉजिकल सोर्स जो है कॉफ़ी प्लांट की वो सिंपल सीड होगी। और किस तरीके की सीड? ड्राइड रिप सीड। हाँ, मैच्योर सीड, मैच्योर ड्राइड सीड होगी किसकी? कॉफ़ी प्लांट की। वो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है। बॉटनिकल नेम यहाँ पर क्लियर कर दिया है, कॉफिया एरेबिका इसका बॉटनिकल नेम है। सेकंड बॉटनिकल नेम भी यहाँ पर बता दिया है। फैमिली की बात कर लें तो रूबेसिया इसकी फैमिली रहती है।
और आगे अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो कैफीन प्रेजेंट होता है, टेनिन्स प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स आर द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉफ़ी बीन्स। तो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लें तो कैफीन है, टेनिन्स है, फिक्स्ड ऑयल है, प्रोटीन है। उसके बाद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 2-3% कैफीन, इसके अंदर कैफीन जो होता है वो 2 से 3% होता है, टेनिन्स जो होता है वो 3 से 5% होता है, और प्रोटीन्स जो होती हैं वो 13% होती हैं, और फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो 10-15%, 10 से 15% इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल होते हैं। आगे अगर हम और बात कर लें इसके केमिकल्स की, तो इसमें क्लोरोजेनिक एंड कैफियोटेनिन्स एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और शुगर भी प्रेजेंट होता है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है शुगर? डेक्स्ट्रिन एंड ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पर शुगर भी देखने के लिए मिलता है कॉफ़ी सीड में। कैफीन इज प्रेजेंट एज ए साल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड। हाँ, कैफीन जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर सीड के अंदर, कॉफ़ी सीड में, वो किस फॉर्म में होता है? क्लोरोजेनिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पर कैफीन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, acceptable smell of caffeine is developed by roasting process which is due to oil called caffeol। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉफ़ी से जो स्मेल आती है वो स्मेल कब आती है? जब कॉफ़ी सीड को हम रोस्ट करें, रोस्टिंग प्रोसेस से उसको रोस्ट अगर हम करते हैं तो वहाँ पर एक कॉफ़ी में एक ऑयल रहता है जिसका नाम कैफेओल होता है। उसकी वजह से उसमें से जो स्मेल आती है, जो एक प्लीसेंट स्मेल आती है, उसका रीज़न क्या रहता है? वो ऑयल रहता है जिसका नाम कैफेओल है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके और भी जो केमिकल्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से और माइनर केमिकल्स हैं, कम क्वांटिटी में कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? फेरोल, पायरिडीन एंड वेलेरियनिक एसिड्स भी इसके अंदर माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके थेराप्यूटिक एफिकेसी या थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर बता रहा है इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ कैफीन। तो इससे सबसे ज़्यादा हमें कैफीन प्राप्त होता है, तो ये सोर्स ऑफ कैफीन है। उसके बाद कैफीन कॉज स्टिमुलेंट एंड डायरेटिक इफेक्ट। तो ये हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, हार्ट के, ब्रेन के, या ओवरऑल बॉडी फंक्शंस को स्टिमुलेट करती है, एनहांस करती है, बढ़ाने का काम करती है, और एज ए डायरेटिक इफेक्ट शो करती है। डायरेटिक इफेक्ट मतलब यूरिनेशन प्रोसेस को इंक्रीज कराती है, और वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी ज़्यादा होने लगता है। जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ज़्यादा होगा तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन भी ज़्यादा होने लगेगा। उसके बाद मेन इफेक्ट रहता है ये कॉफ़ी का, ये जो हमने इफेक्ट पढ़े ना, स्टिमुलेशन एंड डायरेटिक इफेक्ट, ये मेन इफेक्ट रहता है कॉफ़ी का, क्योंकि उसमें कैफीन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से ये रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसके बारे में अगर बात कर लें तो ये बता रहा है इट इज़ यूज टू कॉन्फ्लिक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ CNS डिप्रेसेंट ड्रग। यहाँ पर अगर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि इसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट भी आ सकता है, ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। टॉक्सिसिटी कब क्रिएट होती है बॉडी के अंदर? जब हम किसी भी केमिकल को उसकी नॉर्मल डोज से ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लें। तो सिंपल, क्योंकि ये कैफीन जो होती है ये हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती है, और स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करके CNS को डिप्रेस करने का काम करती है। अगर इसका ज़्यादा अमाउंट ले लें, हम हैवी डोज ले लें, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो सकता है, और उसकी वजह से हमें टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। आई होप कि ये आपको चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी, और नहीं भी अगर इस पूरे के पूरे मेडिसिन में अगर कोई क्लियर नहीं हुई है चीज़ें, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन हम पढ़ेंगे कोका, और स्पेशली इसका कोका का जो सिनोनेम या कॉमन नेम होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला इसका सिनोनेम कोका, सेकेंड इसका होनेको कोका, नेक्स्ट ट्रॉक्सिलो कोका, नेक्स्ट जावा कोका, नेक्स्ट फोलिया कोका। आगे अगर हम बात कर लें तो इसके बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करेंगे। इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स मींस जो कोका प्लांट होता है उसका कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ प्लांट है जिसके अंदर थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर बात कर लें तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोका लीफ आर ड्राइड लीफ ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। तो सिंपल यहाँ पर बता रहा है एरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है वो तो इसका बॉटनिकल नेम हो गया, एरिथ्रोजाइलम कोका इसका बॉटनिकल नेम हो गया, बट इसकी बायोलॉजिकल सोर्स जो हुई वो ड्राइड लीफ ऑफ कोका प्लांट। हाँ, कोका प्लांट की जो ड्राइड लीफ है वो इसकी बायोलॉजिकल सोर्स हुई, क्योंकि ड्राइड लीफ पूरे प्लांट के अंदर केवल लीफ ऐसा पार्ट होता है जिसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, और इसके बॉटनिकल नेम यहाँ पर
क्लियर कर दिए गए हैं। पहला बॉटनिकल नेम, यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज के यहाँ बॉटनिकल नेम बताए हैं। पहली स्पीसीज होनेकोकोका और दूसरी स्पीसीज ट्रॉक्सिलोकोका। होनेकोकोका की जो बॉटनिकल नेम है वो है एरिथ्रोजाइलम कोका, और सेकंड जो ट्रॉक्सिलोकोका की बॉटनिकल नेम है वो एरिथ्रोजाइलम ट्रॉक्सिलेंस। इसकी फैमिली की बात कर लें तो इसकी फैमिली एरिथ्रोजाइलेसिया इसकी फैमिली रहने वाली है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लें तो यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, ड्रग्स कॉन्स्टिट्यूएंट 0.7-1.5% ऑफ टोटल एल्केलॉइड्स। तो इसके अंदर 0.7 to 1.5% टोटल एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो मेजर एल्केलॉइड्स होता है वो ट्रोपेन एस्टर डेरिवेटिव का एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है। ट्रोपेन एस्टर इसके अंदर मेजर एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद बात कर लें, बोथ पेरुवियन एंड बोलिवियन कोका कंटेन लेस एल्केलॉइड। तो ये जो यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज बताई गई हैं, यहाँ पर पेरुवियन एंड बोलिवियन जो कोका होती हैं ये इसकी अलग वेराइटी हैं, अलग स्पीसीज हैं। इनके अंदर जो एल्केलॉइड्स तो प्रेजेंट होते हैं बट काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बट द परसेंटेज ऑफ कोकेन इन हायर प्रोपोर्शनल अलॉन्ग देन, हाँ, बट यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ कोकेन की अगर बात कर ले तो वो हायर रहता है। इनके अंदर एल्केलॉइड्स तो लेस क्वांटिटी में है बट कोकेन नाम का केमिकल इसके अंदर हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। देन आगे जावा कोका जो कि एक अलग स्पीसीज है, इसकी बात कर लें तो इसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ एल्केलॉइड होता है बट लो अमाउंट ऑफ कोकेन होता है। तो सिंपल है, ये प्रोपोर्शनल है, जिसके अंदर ज़्यादा एल्केलॉइड्स प्राप्त होता है हमें या जिसके अंदर ज़्यादा एल्केलॉइड्स होता है उसके अंदर कोकेन नाम का केमिकल कम मिलता है, और जिसके अंदर कोकेन नाम का केमिकल ज़्यादा रहता है, जिस वेराइटी ऑफ कोका लीफ में केमिकल कोकेन केमिकल ज़्यादा होता है उसके अंदर एल्केलॉइड्स की क्वांटिटी काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है। आगे इसके अगर और भी हम एल्केलॉइड्स की बात कर लें जो कि ट्रोपेन डेरिवेटिव से बिलोंग करते हैं, तो और जो केमिकल हैं वो है कोकेन, सिन्नामाइल कोकेन, नेक्स्ट अल्फा ट्रोक्सिलिन, नेक्स्ट ट्रोपेकेन एंड बेंजोइल ट्रोपेन। ये इसके अदर ट्रोपेन डेरिवेटिव एल्केलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। देन अगर हम आगे इसकी बात कर लें जो कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं, इसका थेराप्यूटिक यूजेस जो होता है वो एज ए नोकल अनस्थेटिक इसको यूज़ कर सकते हैं। और नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट इसका इसलिए आता है क्योंकि कोका की कुछ ऐसी वेराइटीज़ थी जिनके अंदर कोकेन नाम का केमिकल प्रेजेंट होता था और उसी की वजह से यहाँ पर ये नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अब नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस किया था, फिर भी और हम डिस्कस इस पर कर लेते हैं। अनस्थेटिक इफेक्ट दो तरीके से बॉडी के ऊपर शो होता है, एक तो नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट और एक जनरल अनस्थेटिक इफेक्ट। किसी भी मेडिसिन का अगर अनस्थेटिक इफेक्ट आ रहा है, मतलब अनस्थेटिक इफेक्ट कब आता है, जब कोई भी ड्रग हमारे CNS पर एक्ट करके या फिर हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम करती है। हम यहाँ पर स्पेशली नोकल अनस्थेटिक की अगर बात करें तो नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट एक बॉडी के पर्टिकुलर एरिया पर आता है। अगर कैफीन या इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट हैं या ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसका नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट आ रहा है, उसको अगर हम बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई करें तो उस पर्टिकुलर एरिया के न्यूरॉन्स कुछ समय के लिए ब्लॉक कर जाते हैं और उस एरिया का सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है, ब्रेन तक उसके सेंसेशन और रिफ्लेक्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके की मेडिसिन को हम एज ए सर्जरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर सर्जरीज के लिए हम इस टाइप की मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ के न्यूरॉन्स को ब्लॉक करके सेंसेशन को अगर ख़त्म कर देंगे तो एक तरीके से पेन किलर की तरह भी वो काम करेगा और सर्जरीज करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी। जनरल अनस्थेटिक वह कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं जो कि बॉडी के ओवरऑल न्यूरॉन्स को ब्लॉक करने का काम करती हैं। बोल सकते हैं कि पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेज में लेके आ सकती हैं, बट नोकल अनस्थेटिक अनकॉन्शियस स्टेज में पेशेंट को नहीं लेके आती हैं और ये पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को के सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम करती हैं। आगे अगर बात कर लें तो कोका लीफ यूज एज ए स्टिमुलेंट, तो बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए यूज में लाई जाती है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको इन्हांस और स्टिमुलेट करने के लिए कोका लीफ को यूज में ले सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए कन्वर्जन। हाँ, तो ये हमने कल भी बताया था, कन्वर्जन जो इफेक्ट आता है
कन्वल्जन जो इफेक्ट आता है वो हमें ये एक तरीके का सिम्टम है, लक्षण है, जो कि हमें एपिलेप्सी में देखने के लिए मिलता है। और एपिलेप्सी की कंडीशंस समझें हम या कन्वल्जन की कंडीशंस समझें, इसमें पेशेंट जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, बॉडी के मूवमेंट जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, और पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो भी लॉस होने लगती है, कम होने लगती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं हमें कन्वल्जन में, और इसको ट्रीट करने के लिए भी हम कोका लीफ को यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात कर लें तो सेडेटिव एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन केमिकल जो है, मॉर्फिन जो मेडिसिन है, अगर उसका सेडेटिव इफेक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर और रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर रहा है, तो हम और भी इससे रिलेटेड मॉर्फिन और मॉर्फिन से रिलेटेड और भी ड्रग्स हैं, अगर इस तरीके के इफेक्ट दिखा रही हैं बॉडी के ऊपर, हार्मफुल इफेक्ट दिखा रही हैं, रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर रही हैं, अगर रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर दिया जाएगा तो रेस्पिरेटरी का जो मेन फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। हाँ, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का जो उसका वर्क है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क फिर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर डिप्रेस हो रहा है रेस्पिरेशन, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से? रिड्यूस बाय कोकेन बिकॉज ऑफ CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद में और यहाँ पर कोका लीफ को हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरीज एंड सर्जरी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि ये नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट शो करती है, इसी की वजह से इसको सर्जरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोका लीफ में जो कोकेन नाम का केमिकल्स है उसकी वजह से यहाँ पर नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ऑप्थेल्मिक, अगर आँखों की सर्जरीज करनी हो तो ये बॉडी का ओवरऑल हिस्सा नहीं है, ओवरऑल पार्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर एरिया है, इसलिए इस पर नोकल अनस्थेटिक यूज़ करके हम वहाँ के सेंसेशन को ब्लॉक करके सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से ईयर और नोज एंड थ्रोट, ये भी बॉडी का ओवरऑल हिस्सा नहीं है, बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम उसके सेंसेशन को ब्लॉक करके नोकल अनस्थेटिक इफेक्ट लाके वहाँ पर भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है, इन तीनों ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।